साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सीजी टेट 2014 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ पर आज बात करेंगे। जी हाँ, जो प्रीवियस पेपर है सीजी टेट 2014 में इस वीडियो में बाल विकास बताने वाला हूँ, जो कि अभी सीजी टेट 2026 के लिए भी उपयोगी है और आपके शिक्षक भर्ती 2026 के लिए भी ये उपयोगी है। तो दोनों साथी इसको देख सकते हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्या कहता है भाई, डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया, अब डिसलेक्सिया इसके पहले भी हमने देखा है, ये प्रश्न 2012 में भी पूछा गया था। ए पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सी आंकिक अक्षमता है या डी तार्किक अक्षमता है। तो डिसलेक्सिया यह एक पढ़ने की अक्षमता है जिसमें बी को डी पढ़ा जाता है, डी को बी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, एक पढ़ने की अक्षमता है। क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट करते जाएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना है तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करें। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशंसा करके। तो सीखने को और जो है अभिप्रेरित करना है, तो इससे क्या होगा, सीखने के लिए यदि आप उचित स्थिति और वातावरण देते हैं तो बच्चा क्या करेगा, बेहतर सीखता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए गुण है या तत्व है। तो अच्छे अनुशासन के तत्व क्या है, कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक या पुरस्कार और दंड। तो क्या है भाई, पुरस्कार और दंड। अच्छे अनुशासन के लिए क्या चीज़ें जरूरी है, तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अगर अनुशासन बनाना है तो अनुशासन में रहना होगा, तो बिल्कुल आपके उत्तर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा है दोस्तों, और चौथा नंबर के सवाल क्या कहता है, एक अध्यापक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण। एक आदर्श अध्यापक में क्या गुण हो सकता है, ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी विषय वस्तु पर अधिकार, सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या डी उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। एक आदर्श अध्यापक की बात है तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर अध्यापक अच्छे आदर्श के हैं तो उनका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होगा, अपने विषय पर पकड़ होगा, बाल मनोविज्ञान का भी उसको क्या होगा, नॉलेज होगा। चलिए पांचवें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी कि 10-11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है मेरे दोस्तों, पिछड़ा बालक से संबंधित ये जो प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिरिल बर्ट, बी टर्मन, सी टेलर या डी मॉर्टिस। तो इसका सही उत्तर बताइएगा जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए भाई, हम इंतजार कर रहे हैं। पांचवा का उत्तर हो जाएगा ए सिरिल बर्ट ने ये कथन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करेंगे, ए प्रधान आचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। एक बच्चा आपको परेशान करने के लिए बार बार प्रश्न पूछ रहा है, वो भी अप्रासंगिक प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7वां है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से होता है। पियाजे की
कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से होगा? ए संवेदी गामक अवस्था, बी संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक या डी मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था का जिक्र किया है, आपको पता होगा। और जो पियाजे हैं स्विट्जरलैंड के निवासी थे, जिन्होंने 4 प्रकार के अवस्थाओं पर बात किया, संवेदी, पूर्व मूर्त और औपचारिक। लेकिन यहाँ पर अमूर्त एवं तार्किक चिंतन की बात कही गई है। तो देखिए, अमूर्त और तार्किक चिंतन किसमें किया गया है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त एवं तार्किक चिंतन की बात कही गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां में आ जाते हैं। 8वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो ये हो रहा है कक्षा 1 और कक्षा 2 के संदर्भ में। तो ए लिखित परीक्षण के आधार पर, बी मौखिक परीक्षण के आधार पर, सी लिखित एवं मौखिक दोनों, या डी प्रेक्षण के आधार पर। तो 8वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी प्रेक्षण के आधार पर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल अगला करते हैं। सवाल नंबर 9 है दोस्तों, 9वां नंबर के प्रश्न है, संस्कृति एवं शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति पर, देखो संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ए संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, बी संस्कृति के हस्तांतरण को सहायता करना, या संस्कृति का परिष्करण, या डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 9वां नंबर के प्रश्न? जल्दी से उत्तर दीजिए, और सरल ही है क्योंकि सभी चीजें इसमें समाहित रहेंगे, इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या कहता है? कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? ए रेडियो से, बी दूरदर्शन से, सी कंप्यूटर से, या डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग से। कोमल शिल्प उपागम, प्रश्नों को समझिए। ठीक है, तो कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, और 11वां प्रश्न कहता है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांश ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? ए वह उच्च बुद्धि वाली है, बी वह उच्च अनुशासन प्रिय है, सी वह हास परिहास वाली है, या डी वह संतुलित व्यवहार करती है। जल्दी से उत्तर देंगे। प्रश्न क्रमांक 11, यह शिक्षक के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, अर्थात आप एक टीचर बनने वाले हैं, आपके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, यह संतुलित व्यवहार रखती है। चलिए प्रश्न 12वां में आ जाइए। देखो दोस्तों, 12वां प्रश्न कहता है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन को बताना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण की बात कर रहे हैं। पहला है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। दूसरा है, ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा है, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। यह चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बता देंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 12 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो देखिए, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि शीघ्रता से इसका जो है अंकन हो सकता है, परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय हो देते हैं। ये इनके क्या है? विशेषता है भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आपको। देखिए, विद्यालय का कार्य होता है, विद्यालय का क्या कार्य होता है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूप का निर्माण, या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई? 13 नंबर के प्रश्न को जल्दी से बताएंगे। विद्यालय के कार्य में ये सभी कार्य आते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक
क्या हो सकता है? ए धर्म, बी शिक्षा, सी सरकार या डी। तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे सर्वाधिक कारक क्या हो सकता है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 14 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर जल्दी देंगे। तो शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाती है, याद रखेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? ए शिमला में, बी कोलकाता, सी देहरादून या डी दिल्ली में। तो प्रश्न 15 है और 15 का उत्तर क्या है भाई, जल्दी से बता देंगे। NIVH संस्थान यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ है? उत्तर हो जाएगा सी देहरादून में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग यानी कि शिक्षा के प्रक्रिया के कौन कौन से अंग है? ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम या डी उपरोक्त सभी। भाई जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थी का होना बहुत जरूरी है। बिना विद्यार्थी के आप किसको शिक्षा दोगे? पाठ्यक्रम नहीं है तो क्या पढ़ाओगे बच्चों को? शिक्षक ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा? अर्थात ये तीनों चीजें समाहित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। क्या कहता है? प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या केवल सीखने की योग्यता। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? इसमें उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, केवल। देखो इसमें योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 18 नंबर है और क्या कहते हैं, देखो भाई 18 नंबर के प्रश्न सुमेलित करने वाला है। एक तरफ यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखे, दूसरी तरफ सूची 2 और सूची 1 आपको आपस में मिलान करना है। ठीक है, तो जल्दी से देखिए और कोशिश कीजिए कि क्या उत्तर आ सकता है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 18। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है भाई प्रश्न क्रमांक 18। देखो भाई, रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या हो जाएगा? प्लेटो। रिपब्लिक किसकी कथन है? ये रिपब्लिक के जो ये है राइटर कह सकते हैं वो है प्लेटो। ठीक है, अगला देखो, एमिल एंड एजुकेशन। तो एमिल वाला कथन किसने दिया था दोस्तों? आपका रूसो ने दिया था। एमिल वाला कथन आपके रूसो ने दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या हो जाएगा आपके द स्कूल एंड सोसाइटी। तो स्कूल एंड सोसाइटी दिया है जॉन डीवी ने, और संध्या विधि फिर जनक हैं आपके दयानंद सरस्वती, यानी कि ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्त 19वां नंबर के प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक या खेल विधि के जनक भी कहा जाता है इसको। तो ए सुकरात, बी फ्रॉबेल, सी किलपैट्रिक या डी हो जाएगा अरस्तु। तो खेल विधि के जनक कौन है भाई? बहुत ही सरल सा सवाल है। खेल विधि के जनक कौन है, जल्दी से बता देंगे। तो फ्रॉबेल हैं खेल विधि के जनक, फ्रॉबेल को कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि को भी अलग अलग परिभाषित किया है ना। इसमें हम देख रहे हैं जो इस प्रश्न में वो है सिरिल बर्ट। अब सिरिल बर्ट ने कितना कहा है? तो 85 से कम जिसकी IQ लेवल होती है उसको पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह एक कथन है। अर्थात लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह कथन अनुसंधान आधारित है, लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित है या सत्य धारणा है या उपरोक्त सभी। तो भाई क्या गणित में लड़कियां कमजोर होंगी?
क्या वास्तविक में ये कथन सही हो सकता है क्या, या सिर्फ एक मन की धारणा है? तो देखो भाई, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये रूढ़िवादी सोच है। लोग सोच रहा है एक लैंगिक पूर्वाग्रह है जो कि आदिकाल से क्या हो रहा है, चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां, और देखो 22वां है प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता। अब प्रतिभाशाली बालकों में कौन सी विशेषता होती है? अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर, अविस्तृत शब्दकोश, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर देखो, वो महत्वाकांक्षी तो रहेंगे ही, ठीक है, इसके अलावा बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होगा, उसके शब्द भंडार भी अच्छा होगा, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। किसका? आपके प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। चलिए 23वां प्रश्न को देखिए, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, सृजनवाद की बात हो रही है। तो सृजनवाद में क्या होगा? सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप में भाग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित, यस ये है। शिक्षा व्यवहारवादी होनी चाहिए। तो भाई इसको पढ़ने से हमको एक ही चीज समझ में आता है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24वां, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे की संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा? कैसे होगा भाई? जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए, उनके भावनाओं का सम्मान किया जाए, या बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को दिया जाए, या सी है बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक लाए, या डी जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार जब पढ़ाया जाता है तब सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 24। तो इसका उत्तर, सटीक उत्तर हो जाएगा ए, बच्चे के को महत्व देना है, बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना है, तब कहीं जाके सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, बच्चे जो है अच्छे चरित्र के निर्माण करें, अर्थात बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? ए, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ रखे जाएं, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्या दिए जाएं, कक्षा कक्षा की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे जो है चरित्र निर्माण करने में उनको हेल्प हो, या महापुरुषों के जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अर्थात जब महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या होंगे भाई? चरित्रवान होंगे। तो क्या उत्तर होगा बताइए? कई सारे ऑप्शन। तो देखो क्या करना है, जो कक्षा कक्ष की जब गतिविधि चलेगी ना, उस गतिविधि में बच्चों को चरित्र निर्माण करने से संबंधित गतिविधि करवाएं, ताकि बच्चे जो है चरित्र निर्माण में उनको सहायता मिल जाए। ठीक है, अर्थात गतिविधि ही ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को चरित्र निर्माण के संबंध में शिक्षा मिल सके उस गतिविधि से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 26वां देखो, 26वां क्या कहता है? भारत के शैक्षणिक इतिहास, भारत के जो शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? ए, कपिल सिब्बल ने, बी, जवाहरलाल नेहरू ने, सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या डी, अब्दुल कलाम आजाद जी ने। तो किसने किया था दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 26 है, और 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं इसके सही उत्तर, जिन्होंने इस तरह का जो बिल है इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27वां देखिए, मूल्यांकन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मूल्यांकन से क्या मतलब है? तो यह बच्चों की आवश्यकता का पता लगाता है, बच्चों की बुद्धि का पता लगाता है, बच्चों में अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करता है, या स्वास्थ्य की परीक्षण। भाई स्वास्थ्य परीक्षण तो ही करेगा मूल्यांकन? नहीं, तो मूल्यांकन करता क्या है भाई? बच्चों के अधिगम की सफलता और असफलता का क्या करता है? अधिगम करता है। ठीक है,
चलिए अध्ययन करता है। प्रश्न 8वां में आ जाइए, 28वां प्रश्न देखिए, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी जी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? बेसिक शिक्षा के लिए नृत्य कला पर, हस्तकला पर, पुस्तक कला पर या संगीत कला पर केंद्रित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के लिए किस पर किया था? तो भाई बेसिक शिक्षा की संकल्पना महात्मा गांधी ने दी थी, जिसने क्या कहा था कि शिक्षा जो है कौशल आधारित हो, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ किसी कार्य को भी सीख सके, बच्चा स्वयं अपने हाथों से कर सके। इसलिए बेसिक शिक्षा में महात्मा गांधी जी ने हस्तकला केंद्रित शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने पर बल दिया था। चलिए 29 नंबर के प्रश्न है, छात्रों को ठीक कहना, शाबाश कहना और बहुत अच्छा जैसे संबोधन हम करते हैं ना, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ए शाब्दिक पुनर्बलन के लिए, बी अशाब्दिक पुनर्बलन के लिए, सी सकारात्मक शक्ति पुनर्बलन के लिए, शाब्दिक और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के लिए। तो 29 नंबर के प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 30 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। जी हाँ, उत्तर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य है? भाई दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या उद्देश्य है? 30वां प्रश्न है और प्रश्न 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री क्या करता है? शिक्षण को प्रभावी बनाता है, वो तो सत्य है भाई। शिक्षण कार्य को प्रभावशील बनाएगा, छात्रों में सृजनात्मकता के गुण आएगा, छात्रों को क्रियाशील बनाया जाएगा, सही है। विषय वस्तु में अरुचि, यहाँ से निगेटिव आ रहा है, यानी ये तीनों चीज़ें यहाँ जरूरी है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य, 30वां प्रश्न है और 30वां में यही चीज़ें याद रखना, पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों रहेगा, नीचे में यहाँ पर और ऑप्शन होना था। ठीक है, चलिए तो तीनों ऊपर के तीनों सही हैं और यहाँ उपरोक्त तो सभी अगर आ जाए तो भी ठीक रहेगा चौथा पॉइंट में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, और ये जो आज के मैं क्लास लिया हूँ, जो एमसीक्यू मैंने आपको बताया है, वह सीजी टेट 2014 मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि पेपर 1 का है, प्राइमरी का है, सीजी टेट 2014। तो इसके बाद जो हमारा कल वीडियो आएगा जिसमें हम सीजी टेट 2016 पर बात करेंगे। प्रतिदिन आपके क्लासेस चलेंगी मॉर्निंग में। देखिए बाल विकास पहले करूँगा, बाल विकास के बाद हिंदी होगी, हिंदी के बाद अंग्रेजी होगी, अंग्रेजी के बाद गणित होगी, सामाजिक विज्ञान होगी। इस तरह से हम लगातार जो है आप सब के लिए एमसीक्यू लाते चलेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है सीजी टेट के साथ साथ शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो सके। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। विमल सर को इजाज़त दीजिए। फिर एक नई एमसीक्यू सीरीज़ एक नए प्रश्न पत्र के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।